हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज स्टार्ट करेंगे हम अपना बीकॉम 6 सेमेस्टर का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर जो भी रिसेंटली दिसंबर 2022 में हुआ था। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन जो दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, डिफाइन प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है, चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे छोटा छोटा ब्रीफ देता चलता हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है, आप सभी को पता है हमारा कोई एक प्रोडक्ट होता है वो स्पेशली एक प्रोसेस से नहीं बनता, उसको बनाने के लिए कई प्रोसेस लगते हैं। जैसे कि मान लो ये वाला प्रोसेस 1 हो गया, ये वाला प्रोसेस 2 हो गया, जब कहीं जाके वो एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है प्रोसेस 3 के बाद, फाइनल प्रोडक्ट जो इन 3 प्रोसेस से निकल के वो प्रोडक्ट गया है, इसी को बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट का बी पार्ट है एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज होता क्या है, हमारे पास ये दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज, एंड एक होता है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल वेस्टेज। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, जो हमने पहले से ही एक्सपेक्ट किया होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले से ही सोच रखा है कि हमारी जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं इसमें से 100 यूनिट्स हमारी खराब होंगी ही होंगी, तो ये क्या है हमारी नॉर्मल वेस्टेज। और फॉर एग्जांपल ये 100 की बजाय 150 यूनिट्स हमारी खराब हो जाती हैं, तो जो 50 एक्स्ट्रा यूनिट्स खराब हुई हैं उनको बोलेंगे हम एबनॉर्मल यूनिट्स या फिर एबनॉर्मल वेस्टेज। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट का सी, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस ये भी बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जो हमसे पूछा गया है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। चलिए इनके कंसेप्ट को समझते हैं। बेसिकली ये दोनों होते क्या है, कॉस्ट प्राइस हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसका मतलब होता है कि हमारी जो कॉस्ट है वो तो लगेगी ही लगेगी, उसके ऊपर जो हम अपना प्रॉफिट पहले से ही फिक्स करके रखते हैं इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जितने की कॉस्ट है वो तो बियर करनी ही करनी है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है उसको वो वाली कॉस्ट तो बियर करनी है, साथ के साथ ये वाला प्रॉफिट भी देना है, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है हमारा फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर डायरेक्ट ही एक प्राइस फिक्स कर दिया जाता है, उसमें ना कोई प्रॉफिट ना कुछ, पूरा आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है और ये उस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट का डी पार्ट, बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग होती क्या है, नॉर्मली हमारी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो नॉर्मली या तो ऐसे ही बनते जाते हैं सिंपल किसी प्रोसेस से, या फिर होता क्या है वो एक बैच में बनते हैं। मान लो ये एक बैच है, यहाँ पर हमारी इस बैच में फॉर एग्जांपल 100 पेंसिल्स एक साथ प्रोड्यूस हो रही है, मतलब इस बैच हर बैच में 100 पेंसिल्स बन रही है, तो ये हमारा क्या है, एक तरह की बैच के अंदर कॉस्टिंग हो रही है। तो जो इसकी हमारी मतलब अकाउंटिंग होती है इन वाली प्रोसेस की कैसे होती है, मतलब एक हमारे पूरे बैच में जितनी भी कॉस्ट लगी, टोटल कॉस्ट जितनी भी पूरे बैच में कॉस्ट लगी डिवाइडेड बाय उस पूरे बैच के अंदर कितनी यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया था 100 पेंसिल्स थी, तो यहाँ पर आ जाएगी कॉस्ट पर पेंसिल। ठीक है, यही बता रखा है इसमें बैच कॉस्टिंग होता क्या है। नेक्स्ट हमारा ई, क्या पूछा गया है, डिफाइन जीरो बेस बजटिंग। अब जीरो बेस बजटिंग होता क्या है, ये हमारा एक नया कंसेप्ट है मार्केट में, चलो समझते हैं इसको क्या है। मतलब था तो पहले से ही, लेकिन अब मार्केट में कुछ इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए ज़्यादा हो रही है। होता क्या है ये जीरो बेस्ड बजटिंग, हम पहले बजट बनाते थे, फॉर एग्जांपल जैसे 2017 का कोई बजट है हमारा 2 लाख, फिर 2018 का वो थोड़ा बजट और इंक्रीज हो जाता था, मान लो 3.5 लाख, ऐसे कर करके हमारे बजट बनते रहते थे ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड, या फिर कुछ एस्टिमेटेड बेसिस पे ज़्यादा हमारे बजटेड बनते हैं। लेकिन ये जो जीरो बेस्ड बजटिंग है इसका मतलब होता है कि जो हमारे एक्चुअल जितने भी हम एक्चुअल एक्सपेंसेस या एक्चुअल फोरकास्ट करते हैं उन्हीं के बेस पे ये बजट बनाया जाता है। मतलब एक्चुअली जो हमें पता है ये वाले खर्चे होने ही होने हैं, और बिल्कुल एकदम जीरो से स्क्रैच से देके जाते हैं कि क्या क्या खर्चे होने हैं हमारे। ठीक है, और ये वाले एक्सपेंस जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे बजट इंक्रीज होता जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 लाख से 3.5 लाख हो रहा था, नहीं, ये किसी साल 2 लाख हो सकता है, किसी साल 1.5 लाख हो सकता है,
किसी साल उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा ईयर बाय ईयर पे डिपेंड करता है कि हमारे हर साल कितने कितने एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस होता क्या है, आप सभी को पता है हर कंपनी में कुछ ना कुछ अगर वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें मटेरियल तो यूज़ होता ही होगा। तो जो मटेरियल यूज़ होता है कंपनी पहले से एस्टिमेट करके रखती है कि क्या कितना मटेरियल चाहिए, कितना मटेरियल लगेगा। तो वेरिएंस का मतलब होता है यहाँ पे चेंजेस, डिफरेंस, कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो मटेरियल वेरिएंस फॉर एग्जांपल हमारी एक कंपनी है ए लिमिटेड, उन्होंने कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं प्रोडक्ट एक्स, उन्होंने सोचा था कि ये प्रोडक्ट एक्स की हमारे यहाँ पर 1000 यूनिट्स लग जाएंगी। क्या करा उन्होंने, एस्टिमेट करा उन्होंने 1000 यूनिट्स लग जाएंगी, लेकिन एक्चुअल यूनिट कितनी लगी हमारे यहाँ पर 800 यूनिट्स। तो जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है 200, इसी को बोलेंगे हम मटेरियल वेरिएंस। 200 यूनिट्स में क्या आ रहा है डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड मटेरियल वेरिएंस। ओके। ये फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइड होता है, ओके। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट का जी पार्ट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट होता है क्या है, एक ऐसा पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कंपनी का जहां पे कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशंस पे होती है। ओनली वो क्या करती है, अपने बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस को कवर करती है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है हमसे एच पार्ट में, डिफरेंसेस बताओ बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपको डिफरेंस बता देता हूँ। इधर साइड लिखता हूँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड इधर लिखता हूँ मार्जिन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग जब भी हम इस वाले मेथड से कॉस्टिंग करते हैं, इसमें हम ओनली वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, ओनली वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर। बट हम बात करते हैं अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, तो इसमें बोथ वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड कंसीडर करते हैं, ओके। अगर इसकी ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, अगर डिफरेंस वाइज देखा जाए तो। अगर सेकंड पॉइंट देखा जाए तो सेकंड पॉइंट में क्या होगा, देखो हमारी जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, अगर हम प्रोडक्शन को देखें इसमें, क्योंकि हमारी दोनों वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल भी यूज होती है और फिक्स भी कंसीडर करते हैं हम, तो फिक्स कॉस्ट इसकी जो चार्ज होती है वो प्रोडक्शन के बेसिस पे होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे एक सेकेंड, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे थे इस वाले मेथड के हिसाब से, तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो इन 2000 यूनिट्स के ऊपर कंट्रीब्यूशन होगा उसका, ठीक है। मतलब वो 2000 यूनिट्स के ऊपर होगी। और फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक हमारी एक पीरियड है, जैसे 1 मंथ, जैसे हमारा रेंट एक्सपेंस होता है, जो फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं वो हमारे यहाँ पर मंथली एक किसी टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड होते हैं। उसका यूनिट से कोई मतलब उनको यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यूनिट्स कितनी भी प्रोड्यूस हो या ना हो। लेकिन जो हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है उसकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो हमारी यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो यूनिट्स में इक्वली डिवाइड होती है, ठीक है। ये थे हमारे 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। अब हम आगे देखते हैं 16 मार्क्स के बड़े क्वेश्चंस, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के बारे में पूछ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं हमसे हाउ इज एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेटेड, और फिर ये एक एग्जाम्पल मांग रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है, क्या बोल रहा है, टू कंट्रोल कॉस्ट एंड टू मेजर परफॉर्मेंस डिफरेंस प्रोसेसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर डेजिग्नेटेड एट सेपरेट प्रॉफिट सेंटर। ये बोल रहा है कि हमारी जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें बहुत सारे प्रोसेस के
मतलब अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, जैसे एक ब्रांच 1 है, एक ब्रांच 2 है, उसमें से वो प्रोडक्ट थोड़ा कंप्लीट होगा, फिर वो दूसरी ब्रांच में शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे करके बोलते हैं। जो ये अलग अलग ब्रांचेज हैं, ये कभी कभार ऐसा होता है, फर्म की पॉलिसी होती है कि वो अपना अपना जो अलग अलग ब्रांचेज हैं वो सब अपना अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करती हैं। तो ये उसी के बारे में बोल रहा है, डेजिग्नेटेड एज सेपरेट प्रॉफिट सेंटर्स। फिर क्या बोलता है, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर the output of one process is transferred to next process, not at cost but the market value or a cost plus percentage of profit। ये वही बता रहा है कि जब हम किसी एक ब्रांच या फिर किसी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में किसी प्रोडक्ट को भेजते हैं, उसे कॉस्ट पे नहीं भेजते, उसे या तो मार्केट वैल्यू पे भेजते हैं जो उसकी मार्केट में वैल्यू होगी, या फिर किसी एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में भेजने से पहले। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड द ट्रांसफर प्राइस इज नोन एज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। जो उन दोनों का डिफरेंस होता है, जो हमारी कॉस्ट होती है और जो हम जिस प्राइस पे ब्रांच को भेजते हैं, ट्रांसफर प्राइस, उनका जो दोनों का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ठीक है, ये यही पूछा गया है हमसे यहाँ पे, और पूछा गया है हाउ इट इज प्रॉफिट कैलकुलेटेड, ये बता दिया मैंने आपको, दोनों का डिफरेंस होता है। और यहाँ पे पूछा गया है एक विद इन एग्जाम्पल, आप इसको एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 16 मार्क्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, ये बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन है। द कॉस्ट रिकॉर्ड शो द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स इन अ प्रोसेस। मतलब एक फर्म ने मैन्युफैक्चरिंग करनी है 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स की, तो उन्होंने मटेरियल यूज किया 7000, लेबर 4500, ओवरहेड 3500 का। फिर हमसे पूछ रहे हैं द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेज इन द प्रोडक्शन, मतलब बता रहे हैं हमें कि 10% का हमारा जो नॉर्मल वेस्टेज है वो 10% का है। एंड इट कैन बी सोल्ड एट अ मार्केट ऑफ 15 रुपीज पर यूनिट, मतलब 15 रुपए में वो यूनिट बिकती है। द एक्चुअल प्रोडक्शन इज 150 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन उन्होंने बताया कि 150 यूनिट्स हुआ है। ड्यू टू ग्रॉस केयरलेसनेस ऑफ वर्क, मतलब उनकी कुछ गड़बड़ी की वजह से, जितनी भी उन्होंने गलतियां की है उसकी वजह से 150 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। फिर हमसे ट्रीटमेंट मांग रहे हैं, शो द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज इन द प्रोसेस अकाउंट्स एंड, पहले प्रोसेस अकाउंट्स मांग लिया हमसे, यहाँ पे देखो पूछ लिया वेस्टेज इन द प्रोसेस अकाउंट्स एंड प्रिपेयर एबनॉर्मल वेस्टेज एंड नॉर्मल वेस्टेज। तो यहाँ पे हमसे मांग लिया नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ। ठीक है, तो आइए इसको एक बार सॉल्यूशन से प्रेफर करके देखते हैं, आपको साथ साथ रिव्यू हो जाएगा। सबसे पहले बनाएंगे हम प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में हमने अभी क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास मटेरियल आया था। ठीक है, पहले हम ये वाला फॉर्मेट बना लेंगे। आप सभी को पता है, आपने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रखा है, तो ये हमारा फॉर्मेट होता है यूनिट्स, अमाउंट, और ये पर्टिकुलर का होता है जिसमें हम आइटम्स लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें मटेरियल आया हमारे पास, तो सबसे पहले मटेरियल को लिख लेंगे 7000 का मटेरियल विद 200 यूनिट्स। ठीक है, फिर हमारी लेबर आई थी 4500 की लेबर लिख ली, ओवरहेड लिख लिया 3500 का। ठीक है, तो फिर इसमें बताया गया था, अभी हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन ने बताया हमें 10% का नॉर्मल वेस्टेज है, तो 200 यूनिट्स का 10% क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल, तो 200 का 10% कितना हो जाएगा 20, ये हमारा नॉर्मल यूनिट्स है। और उन्होंने बताया कि जो ये नॉर्मल लॉस है हमारा, नॉर्मल यूनिट्स, जो नॉर्मल लॉस की यूनिट्स हैं 20, वो हमारी 15 पर पीस मतलब बिक जाएगी। तो हमें यहाँ से कितनी अमाउंट रिसीव होगी 300। ठीक है, यहाँ से हमें 300 रुपीज रिकवर हो जाएंगे। ऐसे ही अब उन्होंने बताया कि लास्ट में हमारे पास 150 यूनिट्स निकल के आए, तो यहाँ पे हमारा एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया, चलो एक तरह से देखते हैं। जब हमने 200 यूनिट्स बनाई, उन्होंने बताया कि 10% यूनिट्स हमारी नॉर्मली बेकार होती हैं हर बार, तो 10% हमने नॉर्मली बेकार कर दी, तो हमारी 180 यूनिट्स प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बताया कि 150 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि 30 यूनिट्स हमारी एबनॉर्मल लॉस, उन्होंने वर्ड लिखा था ना वहाँ पे केयरलेसनेस की वजह से वो 30 यूनिट्स और खराब हो गई है। ठीक है, अब हम इसकी कॉस्टिंग कैसे करते हैं, नॉर्मल लॉस तक तो हमें कॉस्टिंग करनी आती है, लेकिन इनकी कॉस्टिंग कैसे करते हैं, देखो पहले हमारा जितना भी टोटल खर्चा हुआ, हमारे जितना भी टोटल पैसे लगे, यहाँ पे कितने लगे 15,000। अब ये जो 300 रुपीज़ थे ये हमारी कॉस्ट में थोड़ी लगे हैं, क्योंकि
ये वाले 300 रुपीज़ ये हमें रिकवर हो गए, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल लॉस की 20 यूनिट्स थी वो हमारी बिक जाएंगी। उन्हें बिकने के बाद हमें 300 रुपीज़ रिकवर हो जाएगा, यहाँ पे रिकवर हो जाएगा डिवाइडेड बाई, अब वो वाली यूनिट्स तो है ही नहीं, टोटल यूनिट्स कितनी है 180 यूनिट से इसे डिवाइड कर देंगे, ये हमारी आ जाएगी कॉस्ट 81.67। अब 81.67 से आप 30 को भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, 81.67 से आप 150 को मल्टीप्लाई कर दोगे ये आ जाएगा, आपका अकाउंट हो जाएगा मैच। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम अपना क्वेश्चन में मांगा गया है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और नॉर्मल लॉस अकाउंट। पहले हम देख लेते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। देखिए इसका भी सेम फॉर्मेट वही है। सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस अकाउंट से जो यहाँ पे हमने एबनॉर्मल लॉस डाला था ये वाला, ये एबनॉर्मल लॉस उठ के इधर आ जाएगा, ये प्रोसेस अकाउंट के नाम से 30 यूनिट्स थी 2450 के हिसाब से। अब देखिए जो ये वाली जो हमें पता नहीं था इन 30 यूनिट्स के बारे में ये खराब होंगी, लेकिन अब ये खराब हो चुकी है ना। जब ये खराब हो चुकी हैं 30 यूनिट्स तो ये भी हमारी 15 रुपीज़ के हिसाब से मार्केट में बिक जाएंगी। तो ये वाली मार्केट में बिक जाएंगी 30 यूनिट्स 450 की। ठीक है, तो जब 450 की बिक गई, अब ये बता रहे हैं यहाँ पे हमारा लॉस हो गया 2450 का, लेकिन नहीं, एक्चुअल लॉस ये नहीं है, क्योंकि हमारी जो यूनिट्स बिकी हैं उसमें से कुछ पैसा हमें उनकी जो क्या बोलते हैं इसे, जो हमारी वेस्टेज से जो पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा 450, तो हमारा एक्चुअल लॉस कितने का हुआ है यहाँ पर 2000 का। ठीक है, ये हो गया हमारा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब लास्ट है हमारा नॉर्मल लॉस अकाउंट, देख लेते हैं, ये भी बहुत ईजी है, फॉर्मेट दोनों का सेम ही है। यहाँ पे भी हमारे पास प्रोसेस अकाउंट में आएंगे 20 यूनिट्स जो ये लॉस हुए हैं और 300 रुपये के मार्केट में बिक रहे हैं, तो यही सेम इतने का लॉस है, ये हमारे मार्केट में बिक के पैसे आ जाएंगे, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लॉस नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग एंड डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग। तो देखते हैं इसके एक बार सॉल्यूशंस ब्रीफली। आपको 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना होगा। ठीक है, मैं आपको इसकी ब्रीफ समरी बता देता हूँ। द कैटेगरी ऑफ बेसिक कॉस्टिंग मेथड विच इज एप्लीकेबल वेयर द वर्क कंसिस्ट ऑफ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स। जॉब कॉस्टिंग में हमारे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक स्पेसिफिक जॉब दी जाती है और बैचेस में काम होता है, ईच ऑफ विच इज ऑथराइज बाय स्पेसिफिक ऑर्डर। यहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर देना होता है किससे भी रिलेटेड। मान लो हमें 100 कैलकुलेटर्स चाहिए तो हमें उसके लिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर देना होगा, और वो जो हमारे 100 कैलकुलेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वहाँ पर हमारी जॉब कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। ठीक है, मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ डिफरेंस बना रखे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, ये बोलता है कि हमारी जो कॉस्ट है दैट आर इनकर्ड इन अंडरटेकिंग ऑफ स्पेसिफिक जॉब्स। यहाँ पे हमारी स्पेसिफिक जॉब्स होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, असर्टेनिंग कॉस्ट दैट आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। यहाँ पे पूरी जॉब की बात होती है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से बात होती है। मान लो हमने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट के लिए दिया हुआ है और वो प्रोडक्ट बनते ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब बोलता है सेकंड कॉस्टिंग पीरियड। कॉस्टिंग पीरियड क्या होता है, असर्टेनिंग ऑफ कॉस्ट आफ्टर द जॉब इज कंप्लीटेड। हमारी जो जॉब कॉस्टिंग में जो कॉस्ट होती है वो कब असर्टेन होती है, जब हमारी जॉब कंप्लीट हो जाती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में असर्टेन द प्रोजेक्ट इज कैरिड आउट, मतलब जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट चलता रहता है हमें उसकी कॉस्ट पता लगती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क लोकेशन। इसकी वर्क लोकेशन क्या होती है, जो हमारी जॉब कॉस्टिंग होती है वो होती है विद इन द प्रीमिसेस, मतलब हमारी जो कंपनी है, फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, उसी के अंदर। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कहीं भी हो सकता है एज पर दी प्रेफरेंस, यहाँ पे उसकी प्रेफर्ड साइट है या फिर जहाँ पर कस्टमर कराना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्केल ऑफ वर्क। स्केल ऑफ वर्क क्या है, इसमें मतलब क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व अ फ्यू प्रोडक्ट। हमारी जॉब के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फिर कुछ ही प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट तो आप किसी भी चीज़ का दे सकते हो, तो इसको बोलते हैं लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट डिफरेंस, वैल्यू ऑफ वर्क। वैल्यू ऑफ वर्क क्या है, किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, किसकी वैल्यू कम होती है। जर्नली वैल्यू ऑफ वर्क इज लेस, हमारी जॉब कॉस्टिंग की वैल्यू जर्नली लेस होती है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की वैल्यू ऑफ वर्क इज हाई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, एक हमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑन 31 मार्च 2022। बताया गया है, मटेरियल्स दिए गए हैं, फिर इसके बाद लेबर, प्लांट,
सैलरी टू सुपरवाइजर स्टाफ, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड। हमें यहाँ पे बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। देखते हैं हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रखा है, मैं आपको साथ साथ ब्रीफ करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको क्या बनाना है, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ओके, आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, तो हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लिया है। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 5 है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला गया है, मटेरियल्स दिए गए हैं 60,000 के, हमने मटेरियल्स लिख दिए। जो जो हमारी साइट पे सामान आता रहता है, जो भी मतलब हम यूज़ करते हैं, वो सारे आपके डेबिट साइड में, और जो जो जाता रहेगा या फिर जो बैलेंस बचेगा वो सब क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो मटेरियल्स आए हमारी साइड पे 60,000 के, हमने लिख दिए 60,000 मटेरियल। एंड लेबर के 50,000, देखिए आपको क्वेश्चन में भी दिखाता रहता हूँ साथ में। लेबर 50,000, प्लांट 40,000, सैलरी टू सुपरवाइजर स्टाफ 5,500, सैलरी 5,500। देन नेक्स्ट, इसके बाद वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। ये हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि ये हमें, अगर हम कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे 1 लाख रुपये शो होगा, क्योंकि हमें 1 लाख रुपीज़ रिसीव हुआ है कॉन्ट्रैक्टी से। फिर हमें कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू दी गई है 2 लाख रुपये, और डेप्रिसिएशन दिया गया है प्लांट पे 10% पर एनम के हिसाब से प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हमने प्लांट के ऊपर, देखिए हमारे यहाँ पर प्लांट आए थे 40,000 के, हमने 10% डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हमारे पास ईयर एंड में बचेंगे 36,000, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ दिया हुआ है कि हमारा कितना काम हो गया, वर्क सर्टिफाइड, कितना काम हमारा सर्टिफाइड हो चुका है 1,25,000 का, और कितना काम अभी सर्टिफाइड नहीं है, कितना काम अनसर्टिफाइड है 5,000 का। तो आप इसको कर दोगे, ये हमारा यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 10,500। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कौन से चैप्टर से है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या बोलता है। द स्टैंडर्ड मिक्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ 50 यूनिट्स इज। हमें 50 यूनिट्स का कोई स्टैंडर्ड मिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 पार्ट है इसके अंदर। ए में दिया गया है 5 kg, जो मिक्स है वो 2 है, एक 5 kg @ 8 पर यूनिट और 15 kg @ 4 पर यूनिट। बताया गया है ड्यूरिंग अ वीक इन जनवरी 70 to 100 यूनिट्स वर प्रोड्यूस एंड मटेरियल यूज्ड वर इतना मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है। 600 kg @ 7 एंड 2,200 kg @ 5। फिर हमसे पूछा गया है कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। मैंने एक बहुत इजी मेथड से कराया हुआ है, देखिए आपको समझ आएगा। देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड मिक्स दिया हुआ था हमें, ये मैंने एक बार क्वेश्चन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशंस लिख ली है। ये स्टैंडर्ड मिक्स दिया हुआ है, बजटेड इनपुट हमें 70 to 100 यूनिट्स दिया हुआ है एंड बजटेड आउटपुट हमें 50 यूनिट्स दिया गया है। फिर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे बेसिकली ये फॉर्मूला एक फॉर्मेट होता है M1 मटेरियल 1 मटेरियल 2 मटेरियल 3 मटेरियल 4, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड प्राइस, मटेरियल 1 में लिखते हैं हम स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी हमें ऑलवेज गिवन होगी और एक्चुअल प्राइसेस भी गिवन होंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम निकाल लेते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट गिवन नहीं है, तो हम इसको निकालते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आउटपुट इनटू बजटेड इनपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। अब हमने बजटेड इनपुट और बजटेड आउटपुट दोनों निकाल लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्चुअल आउटपुट कितना है हमारे पास 5, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्चुअल आउटपुट कितना है हमारे पास 5 kg, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 इंटू बजटेड इनपुट 70 to 100 डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट 50, तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे 720। ऐसे ही निकाल लेंगे बी पार्ट का, जो हमारा दूसरा मिक्स है 15 इंटू 70 to 100 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 2160, ठीक है। ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब निकालेंगे हम ऐसे ही अपना स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए स्टैंडर्ड मिक्स निकालने के लिए हमें जो ये 2800 इंटू 720 इस रेशियो में 720 2160 इन दोनों के रेशियो में 2800 को बांटते हैं, ठीक है। 2800 इंटू 720 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, ऐसे ही 2800 इंटू
2160 डिवाइडेड बाई दोनों का सम, ये आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड मिक्स, ये आ गया एक तरह से रेशियो। ठीक है, अब हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट भी मिल जाएगा और स्टैंडर्ड मिक्स भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्ड प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है क्वेश्चन में 8 गिवन है। ठीक है, लिख देंगे इनटू 7, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट अभी हमने निकाला है मटेरियल ए का, लिख दिया 720, ये आ जाएगा हमारे यहाँ से आंसर। ऐसे ही स्टैंडर्ड प्राइस गिवन था, अभी देखा था 8, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड मिक्स, ये आ जाएगा 5600। स्टैंडर्ड प्राइस आपको पता है गिवन था, एक्चुअल क्वांटिटी हमें कितनी दी गई है 600, ये आ जाएगा 4800। ऐसे ही एक्चुअल प्राइस भी गिवन है हमें, एक्चुअल प्राइस कितना गिवन है 7, और एक्चुअल क्वांटिटी 600। ठीक है, ये आ जाएगा 4200। ये हमने जैसे सेम ए का निकाला है पूरा का पूरा, ऐसे ही आपको सेम बी मटेरियल मिक्स का निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम यहाँ से निकालेंगे M1 माइनस M2 होता है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ऐसे ही M2 माइनस M3 होता है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ऐसे ही M3 माइनस M4 होता है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, फिर उसको M1 माइनस M3 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एंड ऐसे ही M1 माइनस M4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही करा है। सबसे पहले देखिए हमने कॉस्ट वेरिएंस निकाला है, कॉस्ट वेरिएंस कैसे आएगा M1 माइनस M4। देखिए पहले मैंने ए का निकाला, M1 कितना है 5760 माइनस 4200, ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर 1560। एफ का मतलब है यहाँ पर फेवरेबल मतलब पॉजिटिव, और ए का मतलब है एडवर्स मतलब नेगेटिव। ठीक है, फिर मैंने इन दोनों का यहाँ पर टोटल करा है, ये आ रहा है हमारा कंक्लूजन आंसर। एडवर्स है तो एडवर्स, अगर फेवरेबल आएगा तो एफ लिख देंगे। ठीक है, M1 माइनस M4। ऐसे ही हमने नेक्स्ट निकाला है कॉस्ट वेरिएंस के बाद प्राइस वेरिएंस। देखिए प्राइस वेरिएंस निकाला है हमने, सेम ऐसे ही M3 माइनस M4 जो पीछे वाली टेबल बनाई थी उसमें से देख के ये माइनस कर देंगे, सेम ए और बी, और ये हमारा फेवरेबल, ये हमारा एडवर्स। फिर उसके बाद सेम निकालेंगे यील्ड वेरिएंस M1 माइनस M2 ए मिक्स का भी कर देंगे और बी मिक्स का भी कर देंगे। ये हमारा देखो यहाँ पे फेवरेबल, ये भी फेवरेबल, फिर टोटल आंसर क्या आ रहा है फेवरेबल। नेक्स्ट है हमारा मिक्स वेरिएंस के लिए पूछा हुआ था क्वेश्चन में, तो मिक्स वेरिएंस M2 माइनस M3 5600 माइनस 4800, ये आ जाएगा 800 फेवरेबल। सेम ऐसे ही यहाँ पर 400 हमारा फेवरेबल, सॉरी एडवर्स, ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा टोटल आ जाएगा हमारा फेवरेबल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, हमने बहुत अच्छे से समझा है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इस यूनिट के बजट के बारे में पूछ रहा है, बजट क्या होता है, फिर पूछ रहा है एक्सप्लेन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखते हैं पहले, सबसे पहले बजट होता क्या है। ठीक है, बजट देखते हैं बजट होता क्या है। बजट, अब बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मैनेजमेंट यूज करती है एज एन एड मतलब हेल्प के लिए इन दी प्लानिंग करने के लिए बजट की हेल्प लेती है मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए। क्या कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है हमारी। ठीक है, फिर बोल रहा है द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, मतलब जो हमारे कॉस्टिंग के अकाउंटेंट्स होते हैं यूके के, उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कुछ, अ फाइनेंशियल एंड और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर एंड अप्रूव्ड प्रायर टू अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम of the policy to be pursued during that period for the purpose of attaining a given objective, मतलब किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को अटेन कर ले, किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, उसका पर्पस अपने कंप्लीट करने के लिए हमें एक बजट बनाना पड़ता है। ठीक है, फिर बोलता है इट में इंक्लूड सम, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं सम इनकम, एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल एसेट्रा। द बजट इज अ ब्लूप्रिंट, ये वाला हाईलाइट, ये वाला वर्ड सबसे हाईलाइट होना चाहिए, ब्लूप्रिंट। ये एक तरह से हमारी जो भी हम पॉलिसी कर रहे हैं उसका एक तरह से ब्लूप्रिंट होता है, मतलब जैसे आप किसी काम को करने जा रहे हो और आपने उसकी पूरी प्लानिंग बनाई हुई है तो आप उसको ब्लूप्रिंट बोल सकते हो, मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान ऑफ एक्शन, मतलब आप जो भी काम करने जा रहे हो प्रोजेक्ट प्लान ऑफ एक्शन, एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, मतलब क्वांटिटेटिव टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना है
फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ पीरियड के लिए हो सकता है आपका जो प्रोजेक्ट है वो 6 मंथ के लिए हो। जर्नली जैसे आप देखते हो हमारा इंडिया का बजट आता है वो ईयरली आता है, जैसे हर फेब में आता है हमारा बजट, सेम ये भी उसी तरह होता है। पर ये है यहाँ पर हमारी छोटी छोटी फर्म्स के लिए बात हो रहा है, कंपनीज के लिए बात हो रहा है। फिर हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। अब हम डिफरेंट टाइप्स के बजट देखते हैं, कितने टाइप्स के हमारे पास बजट होते हैं। ठीक है, बजट बेसिकली हमारे पास कई टाइप्स के होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ, एक मिनट देखिए, ये है बजट। बजट होते हैं हमारे पास कैपेसिटी के हिसाब से भी होते हैं, फंक्शन वाइज भी होते हैं, कुछ मास्टर बजट्स भी होते हैं, कुछ पीरियड वाइज भी होते हैं। देखिए कैपेसिटी वाइज मतलब कुछ होते हैं फिक्स्ड बजट और कुछ होते हैं फ्लेक्सिबल बजट, और एक होते हैं फंक्शन बजट, मतलब हर फंक्शंस के लिए आपको बजट बनाने होते हैं। आपके पता है हर फॉर्म में अलग अलग लेवल्स होते हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं, तो आपको सबको अच्छे से compete करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए आपको बजट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे कि सेल्स बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज बजट, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, लेबर बजट, ओवरहेड बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, एंडिंग मटेरियल इन्वेंट्री बजट। ऐसे ही करके आपको बहुत सारे बजट गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट, कैश बजट। ठीक है, आपके कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट्स और बहुत सारे बजट हैं। फिर है कुछ मास्टर बजट, फिर पीरियड वाइज बजट होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म के बजट होते हैं, शॉर्ट टर्म्स के बजट होते हैं, करंट बजट मतलब कोई एक बिल्कुल छोटा सा काम करना है उसके लिए। शॉर्ट टर्म मान लीजिए कोई आपका 3 महीने का कोई प्लान है उसके लिए बजट बनाना है। लॉन्ग टर्म बजट होते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब जैसे इंडिया के बजट आते हैं हम उसको लॉन्ग टर्म बोल देते हैं। या फिर कोई बजट अलग से जो 5-6, मान लो कोई आपको एक कोई आईफल टावर बनाना है या फिर कोई बड़ा पुल बनाना है, उसके लिए बहुत लंबे लंबे बजट्स चलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 4, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एक्सप्लेन इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो आइए समझते हैं इसको। आगे पूछा गया है मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। देखिए ये आपको समझते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट एज अंडरस्टूड इन इकोनॉमिक्स इन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है अगर हमने एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करी है तो उसकी एक यूनिट प्रोड्यूस हुई है उसकी एडिशनल कॉस्ट कितनी इनकर हुई है, इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिन मतलब वेरिएबल, कि एक यूनिट के प्रोड्यूस करने से कॉस्ट पे कितना फर्क पड़ा। ठीक है, तो यही समझा रहे हैं एग्जाम्पल की तरह से, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें यही बताया गया है कि हमारी अगर हम एक यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी उस यूनिट पर कितनी एडिशनल कॉस्ट इनकर होगी। ओके, फिर पूछा गया है क्वेश्चन में कि कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। चलो मैं आपको कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रीड करा देता हूँ उसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, द टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, पहले कुछ हेडिंग बताई गई है। द टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। आपको अभी बताया था जो ये मार्जिनल कॉस्टिंग होती है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है फर्दर, कि एक प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। ओनली द वेरिएबल कॉस्ट आर ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, वाइल द फिक्स कॉस्ट, जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है वो क्या होती है, पीरियड्स पे डिपेंड होती है। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड रिगार्डलेस टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग आर एज फॉलो, द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स। आपको पता है जो जितनी भी हमारी कॉस्ट होती है वो सारी की सारी या तो वेरिएबल में या तो फिक्स में डिवाइड होती हैं। सेकंड पॉइंट, द मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट सच एज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर ट्रीटेड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये सिंपल है, सबको पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से ये कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल्स एंड ओवरहेड। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स। थर्ड पॉइंट, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स WIP is also comprised only a marginal cost. Variable selling and distribution are excluded for valuing these inventories. ये भी सिंपल है। नेक्स्ट 4 पॉइंट बोला है हमारा, फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। अभी आपको जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस करे थे वहाँ पे समझाए थे। एंड चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड
विच दे इनकर, जिस पीरियड में इनकर होते हैं फिक्स कॉस्ट उसी में चार्ज किए जाते हैं P&L से। ठीक है, फिक्स पॉइंट बोल रहा है प्राइसेस आर डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड। जो हमारे प्राइसेस डिटरमाइन करे जाते हैं वो मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन के हिसाब से ही देखे जाते हैं या डिटरमाइन किए जाते हैं। 6 पॉइंट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज डिटरमाइंड विद द रेफरेंस टू कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन यानी वेरिएबल। ठीक है, इनके बेसिस पे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी जो डिपार्टमेंट्स के होते हैं और प्रोडक्ट्स के होते हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे बोल रहा है कैलकुलेट पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कैलकुलेट करो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो एंड परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। सेल्स दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है और 2 साल का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। सेल्स दी हुई है हमें 5 लाख एंड ईयर 1 की एंड ईयर 2 की दी गई है 5,60,000 और हमें वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 2,10,000। ये हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे सेल्स में से एंड सेकेंड ईयर की दी गई है 2,76,000। इनको दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2,90,000 एंड इसके बाद ये आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये आ जाएगा 2,84,000। ठीक है, फिर इसमें से कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 2,90,000 में से 1,40,000 माइनस करा 150, 1.5 लाख आ जाएगा और 2,84,000 में से 1,70,000 माइनस करा 1,14,000। तो हम यहाँ से पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। हमें सबको पता है पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन हमने अभी निकाला था 2,90,000 और सेल्स हमें पता है फर्स्ट ईयर की 5 लाख। मैं आपको ईयर 1 का समझा रहा हूँ, ईयर 2 का सेम है, तो यहाँ से 58% निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी हमारी पीवी रेशियो ईयर 1 की, ये हमारी ईयर 1 की पीवी रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आप सभी को पता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमारी ईयर 1 की कितनी गिवन है 1,40,000, 1,40,000 और हमारा पीवी रेशियो अभी निकाला था हमने कितना 58%। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 2,41,379। ऐसे ही सेम ईयर 2 का आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप सभी को पता है, टोटल सेल्स में से हम अगर ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर देंगे तो उसके ऊपर की जितनी भी सेल्स है वो क्या है हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो ईयर 1 की देखते हैं। ईयर 1 की टोटल सेल्स कितनी थी हमारी 5 लाख, इसमें से हम ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर देंगे जो हमने अभी निकाली थी। ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन सेल्स एक ही बात है, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेम एज ईयर 2 की आ जाएगी। अगर इसी को हमें परसेंटेज में डिवाइड करना है तो ये परसेंटेज में भी बहुत ईजी आ जाएगी। ईयर 1 की जितनी हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये वो डिवाइडेड बाई सेल्स, टोटल सेल्स इंटू 100 निकल के आ जाएगी हमारी परसेंटेज। ओके, यही था आपका पूरा पेपर का रिव्यू। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें।